नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेल जगत से आ रही है, जहां दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से आज संन्यास ले लिया है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया। इसके साथ ही उनके 30 साल के करियर का समापन हो चुका है। हरभजन सिंह अगले आईपीएल सीजन के लिए किसी एक टीम के साथ बतौर कोच या मेंटर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हरभजन सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला साल 2016 में यूएई के खिलाफ एशिया कप T20 में खेला था। वहीं हरभजन पिछले आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े थे। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह की गिनती दिग्गज ऑफ स्पिनरों के रूप में की जाती है। हरभजन ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को कई बार जिताया है। सत श्री अकाल दोस्तों, जलंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्मिनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूँ, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। लेकिन एक मुकाम आता है जब लाइफ में आपको कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं पिछले कुछ साल से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था और उस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके साथ उस मोमेंट को कब शेयर करूं। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के साथ कमिटमेंट की वजह से मैं चाहता था कि मैं आईपीएल सीज़न में उनके साथ रहूं, पर सीज़न के दौरान ही मैंने रिटायरमेंट का मन बना लिया था। वैसे हर क्रिकेटर की तरह मैं भी इंडिया जर्सी में क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मैं जिस टीम के लिए भी खेला हूँ, मेरी 100% वहाँ कमिटमेंट रही है कि मेरी टीम जो है वो टॉप पे फिनिश करे, चाहे वो भारतीय टीम हो या पंजाब टीम हो या फिर मुंबई इंडियंस हो, CSK, KKR हो या फिर सरे या एसेक्स काउंटी हो। अगर मैं इतना सब कुछ कर पाया ज़िंदगी में तो मेरे गुरुजी संत हरचरण सिंह जी के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। मेरी लाइफ को उन्होंने एक दिशा दी है और उनकी हर एक सीख मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहेगी। मेरे पिता सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और मेरी माँ अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनकी मेहनत के सदका भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाया। मेरी भगवान से एक विनती है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो यही माँ बाप के बेटे के रूप में मुझे उन्हीं के घर में दोबारा जन्म मिले। अगली बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर के आपको बता दें, जहां ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को अब शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीन में अब तेजी लाई जाए। वहीं बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1,91,428 सैंपल की जांच में कुल 49 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जिसमें 12 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। आज यूपी में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 266 है, जबकि 16,87,657 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 37 जिलों में एक भी कोविड मरीज अभी तक नहीं मिला है। देश के कई राज्यों में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, जिसके बाद आज ये ऐलान किया गया है कि 25 दिसंबर यानी कल रात से 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की नींव मेरठ में सरधना के सलावा में प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को रखेंगे। करीब 573.90 करोड़ की लागत से बनने वाला यह विश्वविद्यालय 2 साल में तैयार हो जाएगा। गुरुवार को डीएम एसएसपी ने सलावा में निरीक्षण किया।
शाम को कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के साथ तैयारियों पर चर्चा करी। कमिश्नर ने गुरुवार को मैप के जरिए कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कार्यक्रम स्थल के पास ही 3 हेलीपैड और 1 वैकल्पिक हेलीपैड बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इसी के साथ बैठक में आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी मेरठ के बालाजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ प्रभाकर चौधरी, उपाध्यक्ष एमडीए मृदुल चौधरी, नगर आयुक्त मनीष बंसल, अपर आयुक्त मेघा रूपम, जिला वन अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां रीवा में लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को सतना जिले के चित्रकूट में नगर परिषद के सीएमओ को 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीएमओ ने 1 लाख रुपए घूस की मांग की थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त की टीम ने चित्रकूट पहुंचकर सीएमओ को उन्हीं के सरकारी आवास में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार यानी आज सुबह चित्रकूट पहुंचकर ये कार्रवाई की और आरोपी सीएमओ कृष्णपाल सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। सीएमओ ने एक कर्मचारी से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस रीवा से की गई थी। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और सीएमओ को रंगे हाथों दबोच लिया। जो रिश्वत की मांग की गई थी सीएमओ नगर परिषद कृष्णपाल सिंह द्वारा, कि अनिल तिवारी की अनुकंपा नियुक्ति का मामला, उनके पिताजी का देहांत हुआ पिछले साल जी, वो नौकरी के लिए प्रस्तावित नौकरी उनको दी नहीं जा रही थी जी। इसी में 1 लाख रुपए घूस की मांग की थी जी। इसको देते हुए आज उनको रंगे हाथों ट्रैप किया गया है जी। आगे वैधानिक कार्रवाई लोकायुक्त टीम द्वारा की जा रही है। अच्छा, ये लगभग कितने बजे कार्रवाई की गई है? ये करीब 9 बजे, 8:30-9 बजे के बीच में ये कार्रवाई उन्हीं के निवास स्थान सरकारी आवास जो मिला है जी, वहीं पर की गई। अच्छा, मेरा अनुकंपा नियुक्ति का मामला नगर परिषद चित्रकूट में तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिसमें वहाँ का जो मुख्य नगर परिषद अधिकारी हैं कृष्णपाल सिंह जी, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के एवज में मुझसे 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। अच्छा अच्छा। तो जिसमें मैं 1 लाख रुपए उनको घूस देना नहीं चाहता था, बल्कि घूस देते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था जी। तो आज वही कार्रवाई रीवा लोकायुक्त के द्वारा पूरी कार्रवाई हुई है सर जी। ठीक है, तो आज आपने रंगे हाथों पकड़वाया लोकायुक्त? कब शिकायत की थी लोकायुक्त में? लोकायुक्त में सर मैं परसों शिकायत किया था। अच्छा अच्छा। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 119वें जन्म दिवस पर अलीगढ़ के इगलास में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की विशाल सभा हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव पर और किसानों की बेहतरी पर विचार दिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। कानपुर में इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। दरअसल गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले हैं। इसकी कुछ तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी है और उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। बता दें कि पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं। उनका वहां घर, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप और इत्र की फैक्ट्री भी है। इत्र की फैक्ट्री का हेड ऑफिस मुंबई में है। ऐसे में आयकर विभाग की मुंबई टीम ने एक साथ कानपुर, मुंबई और कन्नौज के सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पीयूष जैन की 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं। कुशीनगर में सचिव और ग्राम प्रधान की ब्लॉक स्तरीय अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टीचर्स और ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी हिस्सा लिया। नेबुआ नारंगिया विकास खंड के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट के अध्यक्ष व सचिव एवं ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया। सेमिनार की शुरुआत विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने की। इस दौरान स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों को ठीक किए जाने पर चर्चा की गई। सेमिनार में विधायक ने फ्री एजुकेशन और बाल अधिकार पर भी जानकारी दी। सेमिनार के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। महू में लंबे समय से 4 पहिया वाहनों की बैटरी चोरी होने की शिकायत महू पुलिस को मिल रही थी और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए महू पुलिस ने त्रिनेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
त्रिनेत्रम प्रोजेक्ट में लगे गए सीसीटीवी कैमरों ने एक ऑटो रिक्शा को कैप्चर किया। फुटेज से मिली अहम लीड के आधार पर महू पुलिस ने इंदौर के सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों से पूछताछ की, जिसके बाद चोरी में शामिल ऑटो रिक्शा और 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। तो 17 तारीख को अपन ने हमारे एसपी महोदय एडिशनल इंस्पेक्टर पुनीत गहलोत सर ने त्रिनेत्रम प्रोजेक्ट जन सहयोग से चालू करा था। उसी के अगले दिन हमारे पास एक रिपोर्ट आती है कि रात में मेरी बैटरी कोई निकाल के ले गया। तो हमने जैसे ही प्रोजेक्ट में अपने कैमरे जो लगे हुए थे शहर में और रात में हमने तलाश करना चालू करे तो हमको 2:30 बजे एक ऑटो आते दिखा किशनगंज फाटक से महू की तरफ, और फिर उसको वो फॉलो किया उस ऑटो को। तो वो ऑटो 7 नंबर पे पहुंचा। 7 नंबर पे पहुंच के वो अंदर जाके बैटरी लेके फिर मूव हुआ। जैसे ही ऑटो की फ़ोटो आई तो हमने अपनी टीम को रवाना किया और उसके कैमरे हमने सर्च करना चालू किए। और हमने महू से लेके इंदौर तक के कैमरे सर्च किए। इंदौर तरफ जाता दिखा था तो टोल से आगे भी निकला, फिर राहू गए, राहू से इंदौर, पर पता चला भगवानपुरा साइड में वो ऑटो इंदौर का था और चोरी करके गया है। और लगातार उसके प्रयास करने के बाद मुखबिर सूचना पर प्राप्त हुआ कि वो ऑटो वहाँ से इंदौर से चला है महू की तरफ। तो चेकिंग लगा के उसको राउंड अप किया गया और जिससे आज दिनांक को उसको पकड़ा गया, जिससे 2 बैटरी जब्त की गई हैं। मौरानीपुर में अवैध रूप से कुकिंग गैस की रिफिलिंग करने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने छापा मारा। छापा की जानकारी मिलते ही आरोपी गोदाम पर ताला लगाकर भाग गया, जिसके बाद प्रशासन ने गोदाम का ताला तोड़वाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने अवैध रूप से कुकिंग गैस रिफिलिंग के आरोप में मोहल्ला नई बस्ती में गोदाम पर छापा मारा, जिसमें भारत गैस के भरे हुए 7 बड़े खाली सिलेंडर, 1 भरा हुआ छोटा सिलेंडर और 8 खाली छोटे सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही रिफिलिंग करने का उपकरण भी बरामद किया गया। मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौरानीपुर, मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नई सड़क में ये रोड पर मोती होटल के पीछे गैस रिफिलिंग का कार्य होता है, जिसमें छापा मारा गया। जिसके अनुसार छापे में नायब तहसीलदार मौरानीपुर थाने की फोर्स एवं घटनास्थल पर देखने पर पाया गया कि 7 सिलेंडर भरे हुए, 6 खाली तथा 2 किलो और 5 किलो के छोटे सिलेंडर बरामद हुए। रिफिलिंग का सामान भी साथ में बरामद हुआ। सर क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई अब नियमता इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पल्ला स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सैकड़ों ट्रेनियों के लिए 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य अब्दुल रहमान रहे, जिन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो 7 से 14 साल तक के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को शिक्षित करेंगे। जिले में आज भी ड्रॉप आउट की काफी समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 275 टीजीटी की भर्ती की थी, जो कि आने वाले समय में जिले में बच्चों को पढ़ाएंगे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल इस कार्यक्रम को चला रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय पूरे भारत में यह कार्यक्रम चला रहा है। नूह जिले में इस अभियान के लिए 8625 स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को मार्क किया गया। इन बच्चों को आने वाले समय में फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म दी जाएगी। पत्रकारों के साथ आए दिन शोषण और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। पत्रकारों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पत्रकारों को दबाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महोबा जिले के चरखारी ब्लॉक से सामने आया, जहां कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ प्रधान और पूर्व प्रधान ने बदसलूकी की। 3 पत्रकारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कवरेज के दौरान गौशाला पर भूसा नहीं पाया गया, न ही ठंड से बचने के लिए कोई संसाधन पाया गया। इस मामले को लेकर पत्रकारों ने प्रधान से बातचीत की तो प्रधान और उसके प्रतिनिधि ने पूर्व प्रधान के साथ मिलकर पत्रकारों से बदतमीजी की, साथ ही धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस मामले पर पत्रकारों ने आक्रोश भी जताया, जिसके बाद राष्ट्रीय मीडिया संघ ने उप जिलाधिकारी पीयूष कुमार जायसवाल को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो विवश होकर राष्ट्रीय मीडिया संघ को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर, समस्या ये थी कि जनपद में कुछ गौशालाओं को ठंड की वजह से मौत हो रही है। अच्छा। तो ग्रामीणों की शिकायत आई थी कि कई गौशालाओं में मौतें हो रही हैं। इस बात की कवरेज को लेकर के हम बड़ा
ग्राम पंचायत गुड़ागाई हुए थे, जो चरखारी विकास खंड के अंतर्गत आता है गांव। अच्छा। तो वहाँ का नाम करके हमने जाकर के पाया 3 सैकड़ा जानवर थे। अच्छा। और 3 सैकड़ा जानवरों के लिए ना तो वहाँ खाने का कोई प्रबंध था, ना कोई सर्दी से बचने के लिए कोई खास ऐसे प्रबंध थे, कोई संसाधन थे। इस बात को लेकर के यूपी TV1 इंडिया के दिनेश राजपूत जी हैं, इन्होंने जाकर के प्रधान से वार्तालाप की। तो उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉक में हैं, जो कुछ आपको जानकारी चाहिए हो आप ब्लॉक आकर के ले सकते हैं। हम वहाँ ब्लॉक पहुँचे ही थे कि उनको अवगत कराया कि वो भड़क गए, अशोभनीय भाषा और अभद्र भाषा का एकदम प्रयोग करने लगे। अच्छा। हम अपनी तब उनकी सुन करके चुपचाप चले आए। थाने में तहरीर दी गई है, CO साहब को भी मौखिक तौर पे और लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। SDM साहब को अभी संयुक्त मीडिया वो का नाम करके मीडिया ये संघ के उसमें ज्ञापन दिया गया है अभी SDM साहब को। अब देखते हैं अधिकारिक वर्ग का क्या नजरिया बनता है, क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया उप जिलाधिकारी महोदय ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कानूनी कार्रवाई करता हूं और ये आदेश का नाम करके CO महोदय के पास मैं भिजवाता हूं। अच्छा। अब जो भी कार्रवाई हुई अधिकारिक वर्ग का अपना नजरिया। महू के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और ढोल धमाकों के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। महू जिला पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत एवं स्वच्छ गांव का पुरस्कार दिया गया। कुदरिया ग्राम पंचायत में सरपंच की दावेदारी पेश करते हुए प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की हुंकार भरी और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी दौरान कांग्रेस से प्रेरणा दुबे ने ग्राम पंचायत कुदरिया से अपनी दावेदारी पेश की। जी, मैं प्रेरणा दुबे। सबसे पहले मैं अपना प्रतिनिधित्व बताना चाहती हूँ कि मैं ग्राम कोदरिया, जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर चौमुखी विकास करना चाहती हूँ। मैं जो भी यहाँ पे आधारभूत समस्याएं हैं उसको अच्छे से सुलझाना चाहती हूँ और मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं आप सबके जो भी मुझसे आशाएं हैं उस सब पे मैं खरी उतरूँ। इसके अलावा मैं इस विलेज को डिजिटल विलेज में कन्वर्ट करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि अभी हमारा डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया पर काम कर रहा है, जो मेरी सबसे बड़ी पहल रहेगी। जो हमारे ग्रामवासी हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है, तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं उन तक उन सारी योजनाओं को पहुंचाऊं और उसके द्वारा ही मैं उसका समस्या का हल खोजूं। जीतने के बाद कौन सी समस्या, कौन सा काम ऐसा करोगे जो प्राथमिकता से होगा? प्राथमिकता से सबसे पहले जो भी हमारे जैसे कि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती हूं, उनको जानती हूं, तो मेरा जो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा वो मेरा यही रहेगा कि यहाँ पर जो शिक्षा है उसको मैं और अच्छे से मजबूत बनाऊं, क्योंकि जब परिवार में एक इंसान पढ़ता है तो उससे पूरे 7 पीढ़ियाँ जो उनके रहती है वो संवर जाती है। तो मेरा जो मेन रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा। मैं एक शिक्षित नारी हूँ, मुझे पता है कि जब शिक्षित नारी बाहर जाती है तो उससे आधी समस्या यूं ही दूर हो जाती है, तो शिक्षा मेरा मेन रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गुरुवार शाम को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर मुस्लिम दुकानदार की जूस की दुकान बंद करा दी। बताया जा रहा है कि शब्बू नाम का युवक हिंदू इलाके में न्यू साई जूस सेंटर के नाम से दुकान चला रहा था। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान पर जमकर हंगामा किया, वहीं नारेबाजी करते हुए उसकी दुकान भी बंद करा दी। शब्बू खां बुद्धि विहार में न्यू साई जूस सेंटर के नाम से 10 साल से दुकान चला रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकान का शटर बंद करा दिया और 1 घंटे तक हंगामा और नारेबाजी की। देर रात तक इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मझौला थाने पर डटे रहे। गुरुवार को पुन्हाना थाना परिसर में बने मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। उन्होंने रिबन काटकर मित्र कक्ष का उद्घाटन किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदेश थाना के परिसरों में मित्र कक्ष की शुरुआत हो चुकी है। नूह जिले में भी 3 मित्र कक्ष भवन शुरू होने जा रहा है। मित्र कक्ष भवन में एक ही छत के नीचे शिकायत और समस्याओं से संबंधित ड्यूटी अफसर लगाए जाएंगे। मित्र कक्ष में हर समय ड्यूटी अफसर सहित साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी व महिला हेल्प प्रभारी मौजूद रहेंगे। वरुण सिंगला ने बताया कि एक ही भवन की छत के नीचे क्षेत्र के लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। फरियादियों को अब थाना परिसर में अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। अभी पुन्हाना थाने सहित जिले के 3 थानों में मित्र कक्ष भवन में क्षेत्र के लोगों को पुलिस की सेवाएं दी जाएंगी। इसके बाद जिले के सभी 12 थानों में भी इस तरह मित्र कक्ष बनाए जाएंगे। के थाना परिसर में एक जगह बनाया गया है। यहाँ पर आप
आपको सभी प्रकार की शिकायतों को जो डील करने वाले हमारे कर्मचारी हैं वो आपको जैसे साइबर, महिला हेल्प डेस्क, ड्यूटी अफसर सभी एक जगह पे मिलेंगे आपको। ये 24 घंटे 7 दिन हमारा एक्टिवेट रहेगा और इसके अंदर आपका थाने के जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण से कहीं अलग वातावरण जो है उस तरह की बिल्डिंग बनाई गई है कि जहाँ पर व्यक्ति को, एक परिवादी को एक अलग सा माहौल मिले थाना से हट के, और वो अपनी शिकायत को अच्छे प्रकार से रख पाए, ये फ़र्क मिलेगा मित्र कक्ष में। तो कई बार सर क्या है कि कोई शिकायत होती है किसी की, लेकिन उसका आईओ होता है, वो कई बार चक्कर लगाता है तो बता दिया जाता है कि आईओ छुट्टी पे, आप जो कोई काम गया है, तो क्या उनके लिए भी कोई बेनिफिट होगा इससे? क्या देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंप्लेंट का है। पहला जो परिवादी पहली बार आएगा, शिकायत देना चाहता है, उसकी शिकायत को दर्ज करने के लिए सुविधा है। उसके बाद वो शिकायत किसी न किसी अनुसंधानकर्ता को नियुक्त किया जाएगा उसके लिए, और वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। तो उस अनुसंधानकर्ता से अगर मिलना है तो उसके लिए तो वो थाना के अंदर ही उसको आके मिलना होगा। लेकिन शिकायत अगर किसी को नहीं अपनी दर्ज करानी है तो उसके लिए उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो मित्र कक्ष में आके जब अपनी शिकायत। सहारनपुर में कपड़ा मार्केट में संयुक्त व्यापारी मंडल ने बड़े जीएसटी के विरोध में जीएसटी का पुतला दहन किया। यूपी के सहारनपुर में रायवाला कपड़ा मार्केट में संयुक्त व्यापारी मंडल ने जीएसटी का पुतला दहन किया, जहां पर व्यापारियों ने जीएसटी बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया। रायवाला कपड़ा मार्केट के संयोजक राधेश्याम नारंग, बाकी व्यापारी नेताओं ने जीएसटी के खिलाफ अपनी बात रखी। सरकार ने 1 जनवरी से जीएसटी की दर 5% से 12% करने पर फैसला लिया है, जिसके बाद से कपड़ा व्यापारियों में काफी आक्रोश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश रायवाला मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी कपड़े की कहलाई जाती है, वहां पर अब से पहले जो जीएसटी थी 5% जीएसटी, आने वाली तारीख 1 जनवरी से जो जीएसटी बढ़ाई जाएगी 12% बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ के प्रधान संयुक्त जीएसटी का ही मतलब मैं बात करूँगा, यहाँ के प्रधान राधेश्याम नारंग। मैं राधेश्याम नारंग, राष्ट्रीय संयोजक कपड़ा। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ा व्यवसाय, रेडीमेड व्यवसाय, जूता व्यवसाय पर 5% टैक्स की बजाय 12% जीएसटी करने जा रही है, उसको लेकर आज सहारनपुर के सर्वदलीय व्यापार मंडल, हमारे विवेक मनोचा जी, जसवंत बत्रा जी, तमाम व्यापारी नेता यहाँ पहुँचकर हम इस लड़ाई को शुरुआत की है। और हमारा सरकार से यही कहना है कि जब आपने जीएसटी लागू की थी तो काउंसिलिंग ने यह वादा किया था कि जो जीएसटी की दरें हैं यही प्रस्तावित रहेंगी, भविष्य में कोई नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज सरकार ने जिस प्रकार से 1 जनवरी से ये तय किया है कि 5% की जाए 12% की जाएगी, तो मेरा केंद्र सरकार से और जीएसटी से ये कहना है कि महात्मा गांधी का संदेश था, जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा और जूता एक गरीब की ज़रूरत है, असहाय की ज़रूरत है, निर्धन की ज़रूरत है। कपड़ा एक आदमी असहाय को, गरीब को तन ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से कपड़े पर प्रस्तावित जो जीएसटी की दर है उसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कपड़ा एक ज़रूरत है। हमारे विवेक मनोचा जी, जसवंत बत्रा कहते हैं कि 1000 रुपये का जो जूता और जो रेडीमेड का कपड़ा है उस पर 12% ना होकर वही पुरानी 5% रह जाए तो हमें कोई विरोध नहीं। लेकिन सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आने वाली 29 तारीख को पूरे भारत के तमाम, सूरत में फोस्टा के नेतृत्व में कपड़ा निर्माताओं, जूता उद्योग की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है कपड़ा मंत्री के माध्यम से, जिसमें मैं खुद सूरत जा रहा हूं। और हमारे आज जिस प्रकार से उसमें रूपरेखा आंदोलन की तय की जाएगी, और हमारे सहारनपुर के आज जो हमारे व्यापारियों ने सहयोग दिया है, मैं इनका तहे दिल से कपड़ा व्यापार संघ की ओर से धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला कदम साथियों, हमारे तमाम भामाशाह यहाँ बैठे करना ही पड़ेगा। जिस तरह से किसान कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला है, व्यापारी तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कुछ है यहाँ पर कपड़ा व्यापारियों में जीएसटी की बढ़ती जाती, क्या सरकार जीएसटी वापस लेगी, क्या इसका
संजीव सिंह अपने सहयोगी अनुज गोयल पश्चिम उत्तर प्रदेश रावत। उज्जैन के कैथा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल गांव नलेश्वरी में कई जगह बिजली के बोर्ड खुले मिले। अभी तक बिजली विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है और अपने कामों में व्यस्त है। अधिकारी किसी बड़ा हादसा होने के इंतजार में बैठे हैं, जिसके चलते अभी इस मामले पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अगर इसे जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। अधिकारियों से इस बारे में बात करने पर अधिकारियों ने बताया कि ढक्कन चोरी हो जाने के कारण बोर्ड खुले हुए हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।